गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा एंड समझ में आया होगा आपको अच्छी तरीके से। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था बेटा लास्ट पार्ट में अपने कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये स्टोरी। द फर्स्ट पार्ट जिसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट यूरोपियन एंड चाइनीज़ पेंटिंग, डिफरेंस क्या है। एंड सेकंड जो आपका पार्ट है वो उसमें हम दाओइज्म को डिस्कस करेंगे, दाओइस्ट फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन जो हम अपने ही इंडिया के एक बहुत ही महान व्यक्ति या आर्ट ब्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जो सेकंड पार्ट है ये वाला मेरा सेकंड पार्ट मैं कोशिश करूंगी कि दोनों ही क्लियर करूं आप लोगों का, दूसरा पार्ट भी हो जाए एंड तीसरा पार्ट भी हो जाए। So let's start. The concept is expressed as shanshui. Shanshui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. More than two elements of an image, these represents two complementary poles, reflecting the Taoist view of the universe. दाओइस्ट को हम शानशुई भी कह सकते हैं चाइनीज लैंग्वेज में। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि एक कॉन्सेप्ट है, एक फिलॉसफी है जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर, जो कि हम लैंडस्केप को कहते हैं। लैंडस्केप में हम शानशुई का यूज करते हैं एंड शानशुई क्या होता है, माउंटेन एंड वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी लैंडस्केप में, पहाड़ होने चाहिए और पानी तो होने चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी जो लैंडस्केप होता है वो कंप्लीट होता है। अगर ये दोनों ना हो या एक भी मिसिंग हो तो वो लैंडस्केप इनकम्प्लीट सा है। एंड शानशुई जो है वो लैंडस्केप है, माउंटेन एंड वाटर, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, लैंडस्केप फॉर्म करते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दो इमेज है, ठीक है, ये दोनों इमेज कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स है। होता है ना कि एकदम बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। अगर वाटर है माउंटेन नहीं है तो वाटर इनकम्प्लीट है, अगर माउंटेन है एंड वाटर नहीं है तो माउंटेन इनकम्प्लीट है। सो यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट पोल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स है एंड ये दोनों क्या मिलकर रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, दाओइस्ट व्यू को। दाओइस्ट व्यू एक व्यू है जो यूनिवर्स को डिफाइन करता है चाइनीज फिलॉसफी में, चाइनीज एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है ना। तो क्या है ये एक्चुअल में, द माउंटेन इज यांग, दाओइस्ट थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। दो इसमें टर्म यूज हुए हैं। द फर्स्ट वन इज यांग, जिसको हम कहते हैं माउंटेन, जो कि वर्टिकली है, आपको पता है एकदम सीधे खड़ा होता है, ठीक है, एकदम भव्य सा, विशाल सा। एंड कैसा होता है वो, स्टेबल सा होता है, आप हिला नहीं सकते हो ना उसको। एंड वार्मथनेस होती है उसके अंदर, लेकिन ड्राई भी होता है, वो कितनी भी धूप हो रड़कती भड़कती वो एकदम वैसे ही एकदम भव्य सा खड़ा होता है। एंड दूसरा जो टर्म यूज हुआ है बेटा वो है यिन, हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। एंड जो वाटर को बताया गया है, जिन को बताया गया है, वो कैसा होता है, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ही कूल होता है, उसके अंदर नरमी होती है। सो आप देख रहे हो कि यांग जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, वो एक मेल स्पीसीज को डिफाइन कर रहा है। एंड यिन जो है वो किसको डिफाइन कर रही है, क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, फीमेल, ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है। सो यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स कैसे बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्स में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड है हमारा उसमें क्या है, हम ना क्रिएशन, ये सारी चीज़ें किसके लिए बनाई गई है, हमारे लिए ना, ह्यूमन बींग्स के लिए बनाई है ना गॉड ने, सो दैट ये सारी चीज़ों के बीच में हम रह पाए। एवरी वन हैज़ इट्स डिफरेंट प्लेसेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशन जो बनाया गया जिसके अंदर रैशनल फैकल्टी है वो ह्यूमन्स है। इसके लिए हमें सुपीरियर नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि सबसे लास्ट में हम आए हैं तो हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, हम बाकी जो क्रिएशंस हैं उनके घरों को छीनते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज द रीजन दैट कि वी आर फेसिंग टुडे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो यहाँ पर यिन एंड यांग है एंड दोनों ही माउंटेन एंड वाटर हैं एंड दोनों अलग अलग स्पीसीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। द इंटरैक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, ये कौन सी यिन क्या है, यूनिवर्सल एनर्जी किस तरह की है, फेमिनिन है, मतलब कि फीमेल, ठीक है ना, इसके अंदर थोड़ा सा फीमेल इंस्टिंक्ट है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, एक्टिव एंड मस्कुलिन।
एंड जो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है वो क्या है, यांग है, बिल्कुल मस्कुलिन जैसा, ठीक है, मेल है, उसके अंदर एक्टिव है, थोड़ा सा हार्ड है, रिजिड है। एंड यही जो है यिन एंड यांग का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसी को मिलाकर हम दाओइस्ट थ्योरी कहते हैं या दाओइस्ट फिलॉसफी कहते हैं, इसी को हम दाओइज्म कहते हैं। तो जब भी एग्जाम में बेटा आएगा कि दाओइज्म को एक्सप्लेन करो, तो आप यिन एंड यांग को एक्सप्लेन करोगे, एंड यही जो है दाओइज्म का यूनिवर्सल फिलॉसफी है। ओके, व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। लेकिन एक चीज है दाओइज्म में कि दो चीजों के साथ साथ एक तीसरी भी चीज है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। तीसरी चीज जो कि ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। आप नॉर्मली जब बड़े हो जाओगे ना बेटा, यिंग एंड यांग आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, एंड उसके अलावा तीसरी जो चीज़ है ना, आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर ये ना हो तो यिंग एंड यांग का इम्पोर्टेंस जो हो ना वो समझ में ना आए। एंड वो क्या है, वो है द मिडल वॉइड वेयर द इंटरैक्शन टेक्स प्लेस। ये जो यिन यांग के बीच का जो वॉइड है ना, खालीपन है ना, ये दोनों को, अच्छा एक लाइन होती होगी ना जहां पर ये दोनों आके मिलते होंगे, पहाड़ है और पानी है, उसके बीच का। एंड अगर वो बीच का नहीं होता तो वो दोनों मिल नहीं पाते ना, वो दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि आप चाइनीज पेंटिंग को अगर देखते हो बेटा, लैंडस्केप अभी आप डाउनलोड कर लेना गूगल पे जाकर, तो आप देखोगे ना कि खाली खाली सा वाइट वाइट सा है चाइनीज लैंडस्केप में। वो क्या है, मिडल वॉइड है, जो खाली खाली है, जो कि इम्पॉर्टेंट है लैंडस्केप में, चाइनीज लैंडस्केप में। ये वो मानते हैं कि अगर मिडल वॉइड ना हो, अगर वो खालीपन ना हो जहाँ पे दोनों आंखें मिलते हैं, यिन एंड यांग दोनों आंखें मिलते हैं, सो कोई मतलब नहीं है, फिर वो मिल नहीं पाएंगे। ओके, सो वेयर वाज आई। जैसे कि आप लोगों को अगर इजी जुबान में बताऊं मैं, तो आप लोग प्राणायाम करते हो ना, सांस अंदर लेना फिर बाहर, इनहेल एंड एक्सेल वाला। लेकिन प्राणायाम में एक जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट होती है, जहाँ पे वाकई में जो योग होता है वो होता है, मतलब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने इनहेल किया, तो जो आप लेते हो सांस को अंदर, कुछ वक्त तक रोक के रखते हो ना, जैसे नहीं है वो रामदेव बाबा करवाते हैं, तो ऐसे नाक बंद करके आप एक से एक ले रहे हो, कुछ वक्त तक अपनी सांस को रोक कर रखते हो ना। एंड जहाँ पे आप सांस को रोक के रखते हो, ब्रीथ को रोक के रखते हो, वहां पर क्या होता है, वहीं पर एक्चुअली काम होता है, आपकी बॉडी जो होती है वो हील होना शुरू होती है, एंड देन आप एक्सेल करते हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उस ब्रीथ को रोकना। सांस लेना और छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सांस को लेकर स्टॉप करना कुछ वक्त तक, एंड देन फिर एक्सेल करना। वो जो मिडिल वॉइड है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल शांति से आप रोक दे रहे हो सब कुछ, वहीं पर असल चीज होती है। एंड सिमिलरली यहाँ पे मिडिल वॉइड चाइनीज फिलोसफी में, दाओइज्म फिलोसफी में बात हो रही है। सो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल जैसे दिया, योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट। जो रिटेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, रोकना ब्रीथ को थोड़ी देर के लिए, अगर वो आप नहीं रोकोगे तो प्राणायाम पूरा ही नहीं होगा। या जो प्राणायाम का जो इफेक्ट है, बेनिफिट पहुंचने वाला है, अगर आप रिटेन नहीं करोगे तो एक्चुअल में आपके बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट ही नहीं दिखेगा योग का। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इन द वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर। एंड असल में मेडिटेशन या जो कहाँ पर होता है, जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए सांस को एकदम बंद कर देते हो, न बाहर निकालते हो न अंदर लेकर जाते हो। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल। वही जो बीच का जो है ना मिडिल वॉइड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो ना हो तो। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। एंड दिस इज द रीजन डैट कि जो लैंडस्केप बना है चाइनीज पेंटिंग में, एंड जो वाइटनेस है, जो खालीपन है, वो चाइनीज पेंटिंग का मिडिल वॉइड है। अगर वो खालीपन ना हो हर जगह, तो सिमिलरली लैंडस्केप इनकम्प्लीट होगा। सो द यिन होना चाहिए, यांग होना चाहिए, एंड मिडिल वॉइड होनी चाहिए। सो कितनी ब्यूटिफुली ये ताओइज्म वाली थ्योरी है बेटा, कि तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे कि यूनिवर्स है, आसमान को मान लो और ज़मीन को मान लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन इन दोनों के अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्रिएशंस, ह्यूमन। अगर हम ही नहीं रहेंगे अप्रिशिएट करने के लिए यूनिवर्स को,
या अर्थ को, या हम कौन कनेक्टेड कर पाता है अर्थ एंड यूनिवर्स को, अर्थ और स्काई को कौन कनेक्टेड कर पाता है? हम एक बेसिक लिंक है ना दोनों के बीच में, हम दोनों ही हम दोनों का कनेक्शन बनाते हैं ना। अगर ह्यूमंस ना हो तो मतलब ही नहीं होगा ना स्काई का ना अर्थ का। तो सिमिलरली ये दाओइज्म थ्योरी इतनी ब्यूटीफुली, सो वी आर द मिडिल वॉइड, जो कि हम इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं बहुत ही ज़्यादा, अपने वो होता है ना कि सुपरियरिटी के चक्कर में हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, खुद को ज़्यादा ही महान मानने लगते हैं। बट ट्राई टू प्ले द रोल ऑफ मिडिल वॉइड, जो कनेक्ट कर पाता है, जो आसमान एंड ज़मीन को कनेक्ट करता है, जो ब्रह्मांड को कनेक्ट करता है, एंड वी आर द मिडिल वॉइड। कितनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमें गॉड ने, और हम क्या करते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते नहीं है। हम क्या करते हैं, वो दोनों ही यिन यांग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। एंड अगर वो डिस्ट्रॉय होंगे तो डोंट यू थिंक सो कि द मिडिल वॉइड का फिर इंपॉर्टेंस ही क्या रह गया? फिर तो सब कुछ खाली हो जाएगा, सब कुछ एम्प्टी हो जाएगा। अब आप प्राणायाम की ही बात कर लो, जब तक आप इनहेल और एक्सेल के बीच में रिटेन करके ब्रीथ को रोकने की कोशिश करो, तब तक तो इट्स ओके ना कुछ बेनिफिट होगा आपकी बॉडी को। बट आप ना इनहेल कर रहे हो ना एक्सेल कर रहे हो, सीधे बस सांस रोक कर बैठे हुए हो, तो यहाँ पे प्राणायाम हो रहा है क्या, या यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी को? सो तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दो चीज़ों को कौन इंटरकनेक्ट कर पाता है? मिडिल वॉइड। ओके, दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सिमिलरली बस इंग्लिश में पढ़ा देती हूँ आप लोगों को कि हम जो हैं फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। हम क्या करते हैं? मिडिल वॉइड का रोल प्ले करते हैं। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द conduit of communication between both poles of the universe। सिमिलरली मैंने जैसे बताया ना कि मेन जो कम्युनिकेशन होती है वो कौन करवा पाता है? मिडिल वॉइड, मतलब कि ह्यूमन बीइंग करा पाते हैं। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, हिज प्रेजेंस मतलब कि ह्यूमन बीइंग प्रेजेंस इज एसेंशियल, even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape। और अब क्या कहते हैं कि चाहे कितना भी हम ऑप्रेस करें या कितना भी ऑप्रेस्ड हों, या मे बी हम अपने लक्ष्य से दूर चले जाएं, या जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, लेकिन ये जो फिलोसोफर है फ्रैंकोइस चेंग्स, उनके वंडरफुल अगर एक्सप्रेशन की बात करें, जिस तरह से उन्होंने अपनी किताब में लिखी है कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ना, वो आय होते हैं लैंडस्केप का। और जब आय ना हो, जब आंखें ही ना हो, तो लैंडस्केप का मतलब क्या है? क्योंकि ब्यूटीफुल इंसान होता ना कि आप ब्यूटी कैसे आप बता पाओगे किसी की? जब आप उस चीज़ को देख पाओगे, जब उस चीज़ को महसूस कर पाओगे। और अगर वही नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। सो हम जो है वो मेन मिडिल वॉइड है, जहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं यिन एंड यांग को। जैसे कि चाइनीज़ पेंटिंग में मिडिल वॉइड कौन है? जो कि वाइट जो होता है ना, खाली खाली। आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि चाइनीज़ लैंडस्केप कैसे होते हैं, जहाँ पे बहुत जगह पे पेंटर्स ने कुछ स्पेस छोड़ा है सो दैट कि और ब्यूटिफाई होके वो निकल पाए पेंटिंग। सो आपको थोड़ा अजीब लगेगा स्टार्टिंग में कि यार इतना सब कुछ खाली खाली सा क्यों है, बट वो मिडिल वॉइड है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ना हो तो माउंटेन एंड वाटर एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, एंड फिर वो दाओइज्म या शानशुई वाली थ्योरी जो होगी वो नहीं आ पाएगी। आई जस्ट होप कि ये चैप्टर बोरिंग है यार, आई नो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अच्छा नहीं लगा होगा लेकिन समझ में आया होगा। कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा, प्लीज़ 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 इफ़ यू विल हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जस्ट आस्क मी आउट बच्चा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मैंने कहा है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मेट नहीं मैं चलूँगी, बट दैट डजंट मीन कि मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकती कि कैसे क्या करना है, किस तरह के आंसर्स लिखने। क्वेश्चन आंसर सेशन में क्यों अपलोड करती हूँ बच्चा? शायद ही कुछ बच्चे होंगे जो नहीं कर पाते होंगे, बट आप सबके लिए करती हूँ मैं कि अगर थोड़ा भी आपको डाउट हो कि यार इस क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या लिखेंगे, तो आप मेरा ये क्वेश्चन आंसर सेशन देख सकते हो। ओके, एंड अब जो है थर्ड पार्ट शुरू हो रहा है, तो थर्ड पार्ट में हम देखते हैं, छोटा सा स्टोरी है, छोटा सा एक क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट किया गया है, एंड किसी की स्टोरी, एक्चुअल में किसी पर्सन की स्टोरी, एंड वी शुड प्राउड ऑफ हिम, वी शुड डेफिनेटली प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं।
आउटसाइड आर्ट के बारे में जानेंगे, आउटसाइडर आर्ट के बारे में जानेंगे, जिसको हम आर्ट ब्रूट भी कहते हैं. व्हेन द फ्रेंच पेंटर जेन बुफेट muted the concept of art brut in 1940s, the art of untrained visionary was of minority interest. From its almost veiled beginning, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. एक पेंटर है बेटा, फ्रेंच पेंटर है जेन बफेट, उन्होंने कॉन्सेप्ट ये लाया था आर्ट ब्रूट का 1940s में. इसका मतलब क्या है कि जो भी अनट्रेन, जैसे कि बहुत सारे लोग क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं ना बच्चा, बहुत लोगों के अंडर में जाके, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि जो जिसने क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखी है, ऐसे भी आपके सामने सिंगर्स आ जाते हैं जिन्होंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन कमाल की आवाज़ होती है उनकी. एंड आई हैव मेट लॉट्स ऑफ पीपल इस तरह के जो जिन्होंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन उनकी आवाज़ जो होती है वो इतनी मधुर होती है. आर्ट में भी, पेंटिंग में भी ऐसा ही होता है कि कोई उन्होंने पेंटिंग में कोई या आर्टिस्टिक कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई कोर्स नहीं किया है, बट वो बचपन से एक होता है ना कि वो बाय बर्थ उनके अंदर ये टैलेंट है एंड उन्होंने कुछ करके दिखाया. तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो आउटसाइडर आर्ट से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कोई, पहले के ज़माने में जब ये चीज़ आई थी 1940s में जब आया था, तो लोग इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते थे. जैसे कि शेक्सपियर को लोग इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते थे, क्योंकि ये मानते थे, बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे शेक्सपियर के टाइम के बेटा, विलियम शेक्सपियर के टाइम के, जो कहा करते थे उन्हें कि यार ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि ये 6 तक पढ़े हैं. लेकिन आप जानते हो कि मतलब आज सबसे लिटरेचर का नाम आते सबसे पहले जिसका नाम लिया जाता है वो है विलियम शेक्सपियर का. सो सिमिलरली ज़रूरी नहीं होता है कि आपका कोर्स एंड सिलेबस ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है. कभी कभी आपके अंदर वो अंदर से टैलेंट आता है एंड आप बहुत कुछ अच्छा कर पाते हो. लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब कि प्रेजेंट वर्ल्ड में अब क्या हो गया, लोग इसको अप्रिशिएट करने लगे हैं. वेदर यू हैव अ डिग्री और नॉट, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा, जो कि पहले नहीं मिला करता था. दिस जॉनरा इज डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट. मतलब ये जॉनरा कैसा डिफाइन होता था कि जिनको कोई राइट ही नहीं है आर्टिस्ट होने का, कोई राइट नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट. बट फिर भी ऐसे लोग जिनको कोई राइट नहीं होता है, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती है, फिर भी उनके अंदर एक आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट होता है जो कि वो बखूबी शो करने की कोशिश करते हैं. देयर वर्क आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स. एंड कभी कभी उनके जो वर्क होते हैं वो बिल्कुल ही कंट्रास्ट होते हैं. जैसे नहीं होता है कि एक प्रोसीजर होता है, एक डेकोरम होता है किसी चीज़ को करने का, जो हम सीखते आए हैं बचपन से, एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई आता है एंड उस सारे कस्टम्स एंड रिवाजों को तोड़ के अलग तरीके से बातें बोलना शुरू कर देता है, तो यू विल बी शॉक्ड ना डेफिनेटली. तो सिमिलरली पेंटिंग का भी एक रूल है, एक डेकोरम है, एक प्रोसीजर है. उससे हट कर ऐसे पेंटर्स आते थे जो अपने ही धुन में रहते थे और अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे. और ऐसे आर्टिस्ट को बहुत ही कम पसंद किया जाता था एक टाइम पे. अब तो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को. होता है ना कुछ कुछ पेंटिंग को समझ ही नहीं आता है, और पेंटिंग भी होती है और लाखों करोड़ों में बिकती है. सो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बट वो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं. अराउंड द टाइम डिवोवे वॉज propounding हिज कॉन्सेप्ट, जिस समय पे ये जो फ्रेंच पेंटर हैं इस चीज़ को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे इंडिया में एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज. हमारे इंडिया में एक ऐसे ही इंसान जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, उसने कोई ट्यूशन नहीं लिया था, एक पैराडाइज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था. Years ago, the little patch of jungle that he began cleaning to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. अगर चंडीगढ़ आप गए होगे तो आपने रॉक गार्डन देखा होगा. एक ऐसा ही इंसान जिसने उस जंगल था वो जगह पे उसको साफ करके एंड छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब एक फालतू जो कबाड़ में चीज़ होती है उसको भी उठाकर उसने अपने उस गार्डन में यूज़ किया, जिसको आज वर्ल्ड रॉक गार्डन के नाम से जानती है. एंड वो चंडीगढ़ में है. उनका नाम क्या था? इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट. सो प्राउड ऑफ हिम ना.
क्योंकि उन्होंने मतलब इंडिया का कोई इंसान इस लेवल का है कि आज उसे सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर माना जाता है आउटसाइडर आर्ट का। ऐसे और भी लोग होंगे, लेकिन इंडिया से नेकचंद जो थे वो फर्स्ट वन थे जिन्होंने ये अप्रिशिएट किया। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ डिग्री इफ यू हैव एन इनसाइट ऑफ आर्टिस्टिक एलिमेंट। सो आप गो ऑन, आपको जो मन करे आप बनाओ, क्योंकि लोग आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, आपकी डिग्री बाद में देखेंगे। सो यहाँ पर उन्होंने प्रूव किया। द 50th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneered in outsider art publication, featured Nek Chand and his rock garden sculpture moving by the waterfall on its anniversary issues cover. And जैसे कि फेमस लोग होते हैं ना, तो एक UK बेस्ड मैगजीन है रॉ विजन, उनमें उनका ये पब्लिश हुआ था, उनकी आर्टिकल पब्लिश हुए थे, और उनके विमेन बाय द वाटरफॉल एक स्कल्पचर है, एक मूर्ति है रॉक गार्डन की, उसको फीचर किया गया था फ्रंट कवर पे। सो ये एक बहुत बड़ी बात थी नेकचंद के लिए, बीइंग एन इंडियन वो उतने लेवल तक पहुंच पाए उस टाइम पे, जिस टाइम पे बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। अब तो बहुत आसान है सारी चीज़ें, आप इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें कर सकते हो, बट उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उनके फेवर में नहीं थी, कोई अप्रिशिएट करने के लिए नहीं था। अब तो आप कोई भी काम करते हो तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, अगर तेरे पास टैलेंट है ना तू करना। लेकिन पहले के टाइम के लोग कि ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें डिग्री चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत हद तक कम है। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, तीन तरह के नामों से बुलाया गया है ना, आउटसाइडर्स आर्ट, आर्ट ब्रूट एंड रॉ आर्ट। इन तीनों में से कोई भी टर्म यूज किया जाएगा एग्जाम में बेटा, पूछा जाएगा कि क्या है, तो आप तीनों का जो होगा मीनिंग वो सिमिलर ही होगा। Was works that were in their raw state as regards culture and artistic influence, ऐसे वर्ड जो अपने बिल्कुल ही रॉ एंड प्योर स्टेट में होते हैं एंड वो इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो कल्चरल हो या आर्टिस्टिक हो, उन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन, मतलब इसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हो, टिन से लेकर ना वॉश बेसिन से लेकर टूटी से टूटी चीज लेकर, जो कि कबाड़ में ऑन द होल अगर हम बात करें या डायरेक्टली बात करें तो कबाड़ के सामान को उठा के एक ऐसी चीज बना देनी जिसने कभी सोची ना हो, जैसे कि नेकचंद ने किया था। एंड उससे एक अच्छा सा किस तरह का बना देना गार्डन, जैसे कि नेकचंद ने किया था। एंड वो जो आर्ट उन्होंने बनाया था, रॉक गार्डन जो उन्होंने बनाया था, वो कहाँ तक ना, डिजिंग हाइट्स। आप सोच के ही आपको चक्कर आने लगेगा कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, यार कोई ऐसे कैसे कर सकता है। और his art is an outstanding testimony of the difference a single man can make when he leaves his dream. And उनका ये काम, उनका ये रॉक गार्डन जब भी कोई देखता है तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है, ये प्रूफ है। टेस्टिमनी मतलब कि एक बहुत बड़ा प्रूफ है बेटा, सबूत है कि एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अपने सपनों को जी सकता है। एंड वाकई में आप जब रॉक गार्डन में एंटर करते हो, वो नेकचंद का सपना ही था, जिन्हें किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने ऐसा कमाल का किया कि ही बिकेम द वन ऑफ द मोस्ट ना पावरफुल कंट्रीब्यूटर इन द टर्म्स ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट या आउटसाइडर्स आर्ट। ओके, और उसके बाद फिर उन्होंने यूनेस्को स्विस कमीशन ने उनको ऑनर किया, और बहुत सारे, एक तो ये भी है कि उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी एंड कुछ टाइम तक वो चला, एंड 5 months इंटरैक्टिव शो, एक शो भी हुआ जिसमें वो 5 महीनों तक वो मतलब एकदम एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। उन्होंने समझाने की कोशिश की द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट ब्रूट एंड अपने रॉक गार्डन के बारे में बताने की कोशिश की। एंड उस शो का नाम क्या था, रेल्म ऑफ नेकचंद। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड। एंड कहाँ पर था, ऐसी जगह पे जहाँ पर नॉर्मली जो क्लासिक्स जो चीज़ें रखी जाती हैं, एंटिक्स जो चीज़ें रखी जाती हैं, उस जगह पे ऐसे फीचर्स, उनके जो पोस्टर्स है रॉक गार्डन के, वो रखे गए हैं एंड अप्रिशिएट किया जाता है उनके रॉ आर्ट को। बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, उनके जितने भी जो प्रोग्राम हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं या उनके रॉक गार्डन के बारे में बात की गई है, वो कहाँ कहाँ बात की गई है, अलग अलग जगह पे बात की गई। बेसिकली कौन कौन से म्यूजियम में बात की गई है, स्विट्जरलैंड के, बेल्जियम के, फ्रांस के, इटली के। ट्रस्ट मी बेटा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था 3-4 साल पहले, स्टार्टिंग में स्कूल के टाइम का तो कुछ याद रहता नहीं है, सो
इवन आई वॉज ऑल्सो शॉक कि यार बीइंग एन इंडियन मुझे ये पता होना चाहिए कि नेकचंद जो हैं वो इतना मतलब हमारे इंडिया के लिए एक मुकाम तक लेकर गए। डोंट यू थिंक सो कि हम सिर्फ एक ही सेक्शन को, जैसे कि हम क्रिकेट को मान लो कि हम क्रिकेट को एकदम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें सब पता है उसके बारे में, हम वर्ल्ड कप का वेट करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड हम दूसरे स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जो कि वो भी बहुत हद तक बहुत अच्छा करते हैं, इंडिया को एक लेवल पे प्रेजेंट करते हैं। बट हम बहुत ऐसे कम लोग होते होंगे जो उनको अप्रिशिएट करते हैं, जो उनके स्पोर्ट्स को देखते होंगे। सो आई थिंक कि इंडिया के लिए कोई भी किसी भी सेक्शन से या किसी भी फील्ड से इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, बीइंग एन इंडियन वी शुड सपोर्ट हिम और हर, वी शुड सपोर्ट दैट पर्टिकुलर टीम, या किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारे भारत का नाम करती हैं, हमें उस इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग। एंड क्या करते हैं नेकचंद, जब उनसे पूछा जाता कि वो जब भी इंटरव्यू देने के लिए या जब स्पीच देने के लिए म्यूजियम्स में या फीचर्स हुआ करते थे, सबसे पहली चीज़ जो नेकचंद वो क्या बोला करते थे, The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation. सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या था उनके लिए, सोचा भी नहीं होगा यार, अजीब सा ऐसा लग रहा है बोलने में कि जब भी वो देखते होंगे ऐसे लोगों को जाते हुए अपने गार्डन में एंजॉय करते हुए, लोग कहते होंगे अरे वाह कितना सुंदर है, वाह यार ऐसे भी बन सकता है, यार ये कैसे बना है। एंड जब ऐसे लोगों को वो देखते हैं, उनके चेहरे पे खुशी देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार बस यार अब तो जीवन सफल। ये इससे बड़ा रिवॉर्ड जिंदगी में नहीं हो सकता जब आपके काम को लोग सराहना शुरू कर दें, आपके काम को लोग अप्रिशिएट करें, एडमायर करें, शायद वही आपके लिए सक्सेस होता है। ये जो अवार्ड्स एंड ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ मटेरियलिस्टिक होती हैं, पेपर में आना, न्यूज़पेपर में आना। व्हाट रियली मैटर्स कि जिनके लिए आपने चीज़ें बनाई हैं वो अगर आके अप्रिशिएट करे, वो आपको सराहे, सो दैट आई थिंक कि उससे बड़ा रिवॉर्ड कोई और नहीं हो सकता। आई जस्ट होप कि चैप्टर क्लियर होगा आप लोगों का नेकचंद के बारे में। डिटेल्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते नेकचंद के बारे में, एक या दो क्वेश्चन पूछेंगे, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि वो आर्ट ब्रूट के बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे, किस तरह से उन्होंने रॉक गार्डन बनाया था फ्रॉम टिन टू स्टिंग, एंड बस। एंड बाकी जो आपका यूरोपियन एंड वेस्टर्न और चाइनीज़ वाला पेंटिंग वाला था, एंड द फिलोसफी ऑफ शानशु या दाविज्म, जो यिन यान वाली थ्योरी थी, मिडल वर्ड वाली थ्योरी थी। सो इफ़ यू विल हैव एनी क्वेरी प्लीज़ 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 आस्क मी आउट। एंड एक और चीज़ बेटा कि अगर आपको मेरा ये पढ़ाना पसंद आ रहा है तो, अगर नहीं पसंद आ रहा है इट्स ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स जो मे बी मुझसे भी अच्छा पढ़ाते होंगे, बट अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, आपको इंटरेस्ट लगता होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, सो दैट कि मुझे पता चले कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, एंड मुझे मोटिवेशन मिले कि अरे यार मुझे और भी मेहनत करनी है, एंड जितने बच्चे आएंगे मेरे पास मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ एंड इसमें बेहतर करने की कोशिश करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ टैलेंट, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनी थिंग, जस्ट डू समथिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। बाद में देखेंगे डिग्री है, जो भी आपको सिंगिंग का शौक है, आपको पेंटिंग का शौक है, आप करो बेटा, आप उस चीज़ को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो एक होता है ना बाय बर्थ वाला जो टैलेंट होता है ना, जो आपके अंदर वाला टैलेंट होता है ना, उसकी अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। सो अगर आप किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, एक्सेप्ट स्टडीज़, सो डू इट, उसको छोड़ना नहीं, क्या पता कि ज़िंदगी में आप उस फील्ड में बहुत अच्छा कर पाओ। ओके, just take care of yourself. Bye bye.